नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सबसे एक बार दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आपको दोबारा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को फिर से ज्वाइन करके। शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको पता है, मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 और बहुत सारे एपिसोड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा डे 12 हो चुका है। 12th ऑथर से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। लास्ट 11 सेशंस में हम आपको 11 ऑथर से मिलवा चुके हैं, उनकी बुक से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स। आपके थ्रू मिले हुए कमेंट्स और रिस्पांस की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि आपको ये इनिशिएटिव, ये हमारी शुरुआत बहुत पसंद आ रही है, ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है उन टॉपिक्स के बारे में जिनको हम पहले से थोड़ा बहुत शायद जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी डीप नॉलेज नहीं थी, एक्सपर्टीज के थ्रू नॉलेज नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम में हम जो बुक आपके साथ शेयर करते हैं उसमें एक एक्सपर्टीज ऑथर होता है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बुक लिखता है, तो उस टॉपिक के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी मिल रही है और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है और आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्स शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, वो भी जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए। तो आज भी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और नया सेशन, एक और नया प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं काव्य संग्रह के बारे में। आज हम बातचीत करेंगे एक कविताओं का संकलन जो हमारे गेस्ट ऑथर ने रचा है, लिखा है। जिंदगी के हर एक भाग से, हर एक क्षेत्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जिंदगी को हम बचपने के नजरिए से देखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है और उसी के अनुसार हमारे एक्सपीरियंसेस बदलने शुरू हो जाते हैं। हमें जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है वो बदलना शुरू हो जाता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है। हमारी आज की ऑथर ने अपनी किताब में उन्हीं सभी एक्सपीरियंसेस को, लर्निंग्स को, अपने अनुभवों को, अपने थॉट्स को पिरोया है काव्य संग्रह के रूप में। बहुत सारी ऐसी कविताएं हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं जिन्होंने हमारी ऑथर को शेप दिया है, हमारी ऑथर की लाइफ को शेप दिया है, उन मेमोरीज, उन मोमेंट्स, उन थॉट्स की वजह से। आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं और आई एम श्योर आप सभी भी अपने आप को इस पूरे डिस्कशन के साथ और उन कविताओं के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, बातचीत शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, शी इज अ डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड क्रिएटिव बाय हार्ट। She loves to travel, an avid reader and a nature-loving person. She is a passionate writer who draws inspiration from the rich tapestry of life with a particular fascination for people, memories and nature. Without any further delay, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज की गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है डॉक्टर कविता श्रीवास्तव। नमस्कार। हाय, गुड इवनिंग कविता, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ कविता। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं आपके मोमेंट्स, आपके मेमोरीज और थॉट्स के बारे में जानने के लिए, जिसे कि आपने कविताओं का रूप दिया है। इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करें, आपसे हम जानना चाहेंगे आपको कैसा फील हो रहा है इस प्रोग्राम से जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ग्रेट एक्चुअली कनेक्टिंग विद यू एंड डिस्कसिंग माय बुक here on this platform, and thank you so much for providing this platform so we can connect with our author, with our readers actually. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके, और इस बहाने जो मैंने शब्द लिखे हैं उनको हम रूबरू डिस्कस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। फीलिंग ग्रेट। कविता, मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड क्या है आपका और फैमिली में कौन कौन है? प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए। जैसा आपने बताया, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ एंड with a specialization in histopathology. Right now I'm staying in Ludhiana for 18 years, past 18 years. But actually I belong to Gwalior, historical city of Gwalior, born and brought up in Gwalior, did schooling from Gwalior, GR Medical College Gwalior से मैंने MBBS किया, MD किया। मेरे पेरेंट्स still staying in Gwalior and मेरे husband हैं, वो anesthesiologist हैं with specialization in cardiac anesthesia. He is cardiac anesthetist.
My daughter is a doctor. She's pursuing her post-graduation in Obs and Gynae. And my son is computer engineer. And personal front पे I love reading. Writing is my passion, of course, and I love traveling too. And I'm a nature-loving person. All right. कविता, रीडिंग और राइटिंग ये दो हैबिट्स ऐसी हैबिट्स होती है जो लाइफ टाइम हमारे साथ अगर चले तो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है. आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया है इन हैबिट्स ने? बिल्कुल. देखिए, रीडिंग से मुझे लगता है हमारा होराइजन वाइड होता है, पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं लाइफ के प्रति. जब हम बहुत सारे रीडर्स को पढ़ते हैं, उनकी विचारों के थ्रू हम जिंदगी का देखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है. और रीडिंग तो आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ मेरी पर्सनैलिटी है. जब मैं स्कूल में थी तब से नंदन, चंपक, पराग, मैंड्रेक से लेकर मिल्स एंड बोन्स, सिडनी शेल्डन, अगाथा क्रिस्टी से होते हुए आज इकिगाई तक पहुंच गई हूँ. तो रीडिंग तो पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी है. एंड राइटिंग इज ऑफ कोर्स माय पैशन. राइटिंग से डेफिनेटली मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है. जो मेरे दिमाग में ख्यालात थे वो मैंने जब पेपर पे उतारे तो वो दूसरों से भी मैं शेयर कर सकती हूँ. और इट्स अ गुड मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. एंड डेफिनेटली इफ रीडर्स कनेक्ट विद यू तो आपको एक आइडेंटिटी भी मिलती है. और जिस उम्र के पड़ाव पर मैं हूँ कि बच्चे अपने अपने आकाश में उड़ चुके हैं, अपना अपना ढूंढ रहे हैं आसमान, तो उस समय पे थोड़ा फ्री हूँ. तो ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग है फॉर दिस एज फॉर मी कि मैंने अपने आप को एक राइटिंग के उसमें क्षेत्र में ढाला है और लोगों को मेरी यदि राइटिंग पसंद आती है तो डेफिनेटली यू एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपने आप को एज ए पोएट. जी. कविता, आपने जिस तरह से बुक्स के नाम हमें भी बताए बचपन से लेके अभी तक, कि आप बिल्कुल मुझे फ्लैशबैक में ले गए कि हम सेम बुक्स हम पढ़ते थे और वो समय ही अलग होता था. और वहां से ही शुरुआत बेस बनता है एक बच्चे का बुक्स को पढ़ने का. जो चुटकुले, जो कहानियां, जो पिक्चर्स, उनमें कलर्स फिल करना और वर्क पहेली जो होती थी जिसे हम कंप्लीट करते थे, वहां से जो चार्म बढ़ता है धीरे धीरे करके. आप बता रहे हो कि आप इकिगाई यहाँ तक पहुंच गए हो. आई एम श्योर बहुत हमारा हमारे थॉट्स में, सोचने के तरीके में बहुत चेंज आता है और बहुत बड़ा सोचने लगते हैं चीजों को लेके. और वही हैबिट हम चाहते हैं कि बच्चों में भी आए. बिल्कुल बिल्कुल. बुक्स भी आपके पास है तो यू नेवर फील अलोन. एक्चुअली दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. एब्सोल्युटली. अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन देखते हुए बहुत टाइम हो गया है तो आंखें दुखने लग जाती है, एकदम इरिटेशन हो जाती है, कुछ और करने का मन नहीं है, तो सबसे पहले याद आता है कि कुछ पढ़ लेते हैं, 2-3 पेजेस पढ़ लेते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, सब बिल्कुल डिस्ट्रेस हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद. इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली. यस. व्हेन यू yourself in a book ना, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाती you feel too much involved in it. And book is मतलब according to my opinion is much better media. Yes, absolutely. तो अच्छा लगता है. और आजकल अब लोग किंडल वगैरह भी पढ़ते हैं, बट आई लाइक हार्ड कॉपीज. हार्ड कॉपीज, यस. फिजिकल कॉपी जब तक वो हाथ में लेके हम पूरे घर में घूमे रहे तब तक मजा नहीं आता. हमने एक यहाँ पर वुमेन क्लब भी बनाया हुआ है, अपना बुक क्लब. तो उस बुक क्लब में एवरी मंथ एक बुक डिस्कस करते हैं. सारे लोग पढ़ते एक जगह मिलते हैं एंड देन वी डिस्कस दैट बुक आल्सो. तो उससे भी हमें सिमिलर सेंटेंस के कितने सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं समझने के, वो सीखने को मिलती है चीजें कि हम वैसा नहीं सोचते, लेकिन दूसरों के ओपिनियन से हमें समझ आता है कि इस चीज का ये भी मतलब हो सकता है. एब्सोल्युटली. और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया कि किसी बुक को अगर आप, एक टारगेट हमें मिल जाता है कि हमें इसको फिनिश करना है, ये भी हो जाता है. हमें बहुत सारे सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज भी मिलते हैं कि हाँ आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, या अलग अलग व्यूज भी मिलते हैं. जी. अभी लास्ट हमने पहले कंक्लूजन डिस्कस की थी. इट्स वेरी गुड. ओके. सो कविता, इस बुक की जर्नी अगर हम पूछना चाहें आपसे, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई? देखिए, मेरी राइटिंग जर्नी तो एक्चुअली स्कूल से शुरू है. मेरे को राइमिंग का शौक था, तो जब भी कोई मुझे एक चीज अच्छी लगी या कोई फीलिंग आई तो मैंने राइमिंग करने की कोशिश की. उसकी 4 लाइनर्स मैंने बहुत लिखे स्कूल में, अपनी डायरी बनाई. फिर MBBS में आ गई तो फिर बहुत पढ़ाई, और फिर उसके बाद शादी, बच्चे, कैरियर. अभी पिछले 3-4 साल से फिर से मैंने लिखना शुरू किया जब टाइम मिला तो. और जब फर्स्ट मैंने अपनी पोएम लिखी, उसको शेयर किया सोशल मीडिया पे फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ में, तो सबको बहुत पसंद आई. तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी. फिर मैंने और उसी पर पोएम्स लिखी. मेरी मोस्टली पोएम्स जो है वो नॉर्मल फीलिंग्स से, नॉर्मल रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड हैं.
तो जब भी मैंने उनको शेयर किया फैमिली ग्रुप्स में या जिसके लिए भी लिखी उसको भेजा, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई। लोगों को लगा कि मैं खुद जैसे बोस का एक पात्र है। तो बस यही मेरी इंस्पिरेशन रही। फिर मैं लिखती गई, फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इतना अच्छा लिखते हो तो फिर इसको कंपाइल करो। फिर मैंने कंपाइलेशन किया और फिर प्लेटफॉर्म मिला ऑफ कोर्स, तो पब्लिश कर दिया। एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली। ओके कविता, इस पूरी जर्नी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, फ्रेंड्स ले लीजिए, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पुश करते हैं। हम अकेले इस जर्नी पर नहीं चल सकते जब तक कि एक साथ ना हो, एक सपोर्ट ना हो। आपके लिए वो सपोर्ट कौन रहा? मेरा ट्रू सपोर्ट आप कह लीजिए मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ही रहे पूरे, क्योंकि मेरी डॉटर और सन, उनको पता था कि मैं लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मम्मी आप फ्री हो गई हो, अब आप जो करो वो जो करना चाहते हो वो करो। तो एक तरह से ये भी कुछ था। बाकी मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स सारे इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अब तुम्हारे पास टाइम है, गो एंड पब्लिश योर कलेक्शन। लिखा तो मैंने हुआ ही था, पर पब्लिकेशन के लिए हाँ सब लोगों ने जी, मुझे मेरे वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है। किया। हाँ, राइट। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम कविता के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनके साथी को, स्मिता को मैं बुलाना चाहूंगी। हेलो स्मिता, हाउ आर यू? Smita, I'm fine. ओके, सो स्मिता, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। हम डॉक्टर कविता से बातचीत कर रहे हैं एंड शी इज सेइंग कि इनकी बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत से लोगों का सपोर्ट रहता है, साथ रहता है इस राइटिंग जर्नी में। आपके लिए वो कह रहे हैं कि आपने भी काफी उनका सपोर्ट किया है एज अ फ्रेंड। आपको कैसा लग रहा है आज इस प्लेटफॉर्म पर हम इनकी बुक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और क्या कुछ फील हो रहा है आपको आज? हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। उसमें से अगर कोई एक दोस्त इतना आगे बढ़कर कुछ बहुत अच्छा करता है तो सच में दिल में बहुत खुशी होती है। और मैंने उसे जब पढ़ा तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिली, बहुत बचपन की जो यात्रा की मजा आ गया उसमें। ओके, सो स्मिता, आपको लगता था कि बचपन से लगता था आपको कि बुक लिखेंगी, पब्लिश होगी बुक, एक ऑथर बन जाएंगी? ऐसा कुछ हिंट लगता था पहले से? हाँ, हम दोनों एक्चुअली एक ही एरिया के रहने वाले हैं। मैं खुद भी बहुत ज्यादा नहीं लिखती थी, मैं थोड़ा बहुत लिखती थी। तो तब भी मैं जानती थी कि हम दोनों बैठ के कुछ कुछ लिखते थे। देन आई शिफ्टेड टू म्यूजिक साइड। मैंने तबला सीखा, कथक सीखा और इसने अपनी इसी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि शी इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल। ऑलराइट। स्मिता, कोई चेंज फील होता है आपको डॉक्टर कविता में आफ्टर बिकमिंग एन ऑथर? ना ना, अगर दोस्त ही बदल गया तो फिर बात ही क्या होगी। मुझे कोई बदलाव नहीं। एब्सोल्युटली। ऑलराइट कविता, स्मिता, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस मंच के थ्रू डॉक्टर कविता को? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कविता से आगे भी उम्मीद करूंगी कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत लिखती रहे और इसी तरह से बुक्स की एक लाइन तैयार हो जाए, तमाम साहित्य हमें उसके सहारे से पढ़ने को मिले और इन पुस्तकों के सहारे हम अपनी जीवन यात्रा को जो अब तक की इसकी कविताओं के सहारे से हमने गुजारी है, अब आगे की उम्र भी इसी तरह की बोट में सेल करते रहें। क्या बात बस है। इतनी उम्मीद। थैंक यू सो मच स्मिता, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Right. Okay. Thank you. Thanks. And congratulations, Kavita. Bye-bye. थैंक यू। ओके कविता, आपकी फ्रेंड स्मिता भी मुझे लगता है बहुत अच्छा लिखती हैं। जो उन्होंने मैसेज दिया एंड में, बहुत ही सुंदर मैसेज था। हम लोग बचपन से मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज से फ्रेंड थे, तो नाउ ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, मोर देन 30 इयर्स। ऑलराइट, सो नाउ कविता, अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज आप अपनी बुक का टाइटल पहले हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, और आपने किन किन टॉपिक्स पे कविता लिखी है और क्या कुछ लिखा है इसमें, वो प्लीज बताइए। बिल्कुल, ये शब्दों के थ्रू अपने भावनाओं को और यादों को अल्फाजों में व्यक्त करने की एक कोशिश है मेरी, जिससे कि जब रीडर्स को पढ़ें तो वो उनके दिल को छू जाए, और कोशिश ये है कि वो खुद को इन पंक्तियों में महसूस कर सकें। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने कुछ पोएम्स इसकी जो हैं वो इंग्लिश, एक एक्सपेरिमेंट है, इंग्लिश में है, मींस कॉमन स्पोकन। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने दिल की बात। वो पोएम्स 12-13 पोएम्स जो हैं वो इस तरह की हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ कॉमन लैंग्वेज में।
आई डोंट नो इसके पहले किसी ने इंग्लिश को मतलब कॉमन लैंग्वेज को यूज किया है पोएट्री में कि नहीं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। फिर कुछ पोएम्स हिंदी की हैं, एक बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी की है जो मैंने हिंदी दिवस के अवसर पे लिखी थी, और बाकी कुछ इंग्लिश की भी पोएम्स हैं, कुछ प्योर हिंदी की भी पोएम्स हैं। दूसरा, ये पोएम बुक मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हर बुक को मैंने जो टाइटल दिया हुआ है वो जैसे मैंने एक पोएम अपने पापा को डेडिकेट की है, एक पोएम मैंने अपने सन को डेडिकेट की है, एक अपनी मदर को डेडिकेट की है। एंड दैट डेडिकेशन इज नॉट कि ये अच्छा है, वो चीज है, वो जर्नी लिखी है मैंने, जो सच में मैंने महसूस किया, जो बचपन में मेरे मतलब पापा के साथ बिताए हुए पल। और बहुत अच्छी चीज ये है कि पापा से, इसमें एक पोएम है, पापा आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। यूजुअली हम सबके साथ होता है कि हम ना अपने पापा मम्मी को आई लव यू नहीं कहते, हम सब बच्चों को कह देते हैं, हस्बैंड को कह देते हैं, फ्रेंड्स को कह देते हैं। तो वो मेरे दिमाग में पापा के लिए बहुत ख्याल थे, ही 80+ नाउ। तो वो जब मैंने बचपन से, उन्होंने बहुत मतलब हमारे लिए किया। मैं जैसे मेडिसिन में मतलब मेडिकल जाना चाहती थी तो कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, इवन फिजिकली ट्यूशंस पे ले जाना, छोड़ना, सब कुछ किया उन्होंने। और मेरे दिल में बहुत था कि मैं किसी तरह उनको ये एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उनको, हम कभी बात नहीं करते पेरेंट्स को कि आपने इतना अच्छा किया और हमने ऐसा महसूस किया। और पेरेंट में से अगर मदर को फिर भी हम हक कर लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं, उनके साथ हम कैजुअल रहते हैं, लेकिन फादर को बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती थी। तो वो मैंने जब कि पापा, हाँ मुझे याद है करके एक पोएम लिखी, और जब मैंने वो पूरी पोएम लिखी और अपने पापा को भेजी तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि पापा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि व्हाट, मतलब मैंने इस तरह से फील किया उन चीजों को। ओके। थी पोएम एक, पापा याद है मुझे, एक मैंने मम्मी के लिए लिखी कि हाँ अब मैं समझ सकती हूँ। हम सबके साथ होता है कि हम बचपन में मम्मी से प्यार करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब आप खुद मदर बन जाते हैं फिर आप मम्मी को अपनी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो सारी मुझे अपनी जर्नी जो है वो मम्मी की, कि कैसे वो रात को जगकर हमें पढ़ाती थी, ट्यूशंस के लिए तैयार करती थी, हमारे लिए ड्रेसेस बनाती थी। मेरी बर्थडे होती थी तो मैं पूरा उनको बाजार घुमाती थी एक ड्रेस खरीदने के लिए। वो सब चीजें ना, मेरे डिबेट कंपटीशन, मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करना, मेरे फिर 6th क्लास तक मेरे लिए लिख के देना डिबेट्स, वो सारा मैंने उसमें लिया कि हाँ अब मैं समझ सकती हूँ मम्मी। तो इस तरह से कुछ पोएम्स बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं। मेरी फर्स्ट पोएम थी 40 के पार। हम फीमेल्स के लिए थी वो, कि जब हम 40 के पार हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। उसका टाइटल भी मैंने ऐसे ही लिखा था कि, और एक्चुअली यही हुआ था कि जब मैंने 40 क्रॉस किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब तुम बदल गई हो। बच्चों ने भी कहा कि मम्मी अब आप बदल गई हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैंने महसूस किया, अपने आसपास देखा, अपने फ्रेंड्स को देखा, एंड आई रियलाइज कि रियली आफ्टर 40 वी चेंजेस, कि अब दूसरों की हम परवाह नहीं करते, अब हम अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो इजाजत हो तो 2 लाइनें मैं उसकी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, मैं आपको कहने वाली थी कि थोड़ी सी कुछ पंक्ति आप सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कविता से और अपनी कविताओं के बारे में ये बता रही हैं। अभी कुछ कविताओं की पंक्ति ये सुनाना चाहेंगी, और आई एम श्योर आपने जिस तरह अब तक का जो डिस्कशन सुना है उसके थ्रू आप में भी उत्सुकता होगी कि किस तरह की लाइनें, किस तरह की पंक्तियां इन्होंने लिखी है, जो कुछ अनुभव किया है। तो हम कुछ पंक्तियां कविता से सुनना चाहेंगे। प्लीज कविता। ये मेरी पोएम है 40 के पार, डेडिकेटेड टू ऑल वुमेन हु आर कंप्लीटेड 40 इयर्स ऑफ एज। ओके। कुछ दिनों से अपने लिए जीने लगी हूँ मैं, जो करना चाहती हूँ करने लगी हूँ मैं। लगता है समझदार हो गई हूँ, पर सच ये है कि 40 के पार हो गई हूँ। अब नहीं परवाह कौन क्या कहेगा, अब नहीं परवाह कौन क्या कहेगा। कभी निकल जाती हूँ सड़क पर बिना बाल सवारे, पायजामा पहने सब्जी खरीदने। कभी घर पर भी संवर कर शीशे में देख लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी पहन लो कहकर। कभी कभी चुपके से सिंगल ड्रेस एंड शॉर्ट्स भी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो रेगुलर फेशियल लेती हूँ और बालों की सफेदी डाई से छुपा लेती हूँ, पर कोई आंटी आप तो कितने यंग लगते हो कहता है तो मुस्कुराकर शर्मा लेती हूँ। तो अभी ये काफी और लंबी पोएम है, तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत सुंदर है कविता, बहुत सुंदर है। ऐसे ही मैंने अपने पापा के लिए जो आपको बोला था कि पापा आपसे कुछ कहना है, प्लीज। हाँ पापा, मुझे याद है लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश और आपका उंगली पकड़कर गिरने न देना। दौड़कर
आते हुए जो संभल ना पाऊं तो थाम कर संभाल लेना, छोटी छोटी जिदों पर जोर जोर से रोना, और आपका ऑफिस से थक कर आने पर भी जिद पूरी करने की कोशिश करना। हाँ पापा, मुझे याद है मुझे कई बार के मम्मी के बिजी होने पर बालों को संवार देना, थक कर सोफे पे सो गई तो उठाकर बिस्तर पर चादर उड़ाकर सुला देना, बारिश में कागज की नाव बना कर देना और मुझे ताली बजाते देखकर चुपचाप मुस्कुराना, कभी रस्सी बांध झूला बना देना और फिर गिर न जाऊं इसलिए धीरे से झुका देना। हाँ पापा, मुझे याद है। ये और अभी बड़ी है पोएम, तो मैं आपको थोड़े थोड़े पोएम्स के एक एक दो लाइन बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर है। चीजें हैं जो बहुत ही मेरे दिल को छुई हुई है। जैसे कि इसी की लास्ट स्टेंजा है। हाँ जी। पापा, मुझे याद है फिर एक दिन सदा के लिए घर से विदा करना। हाँ पापा, मुझे याद है फिर एक दिन सदा के लिए घर से विदा करना, उन आंखों के आंसू आज भी नहीं भूली हूँ मैं, कई बार अभी भी वहीं खड़ी पाती हूँ खुद को, अभी भी जब तबीयत खराब होती है तो आप याद आते हो, कई बार लगता है छोटी सी होकर आपके पास आ जाऊं, फिर जिद करूं और सब पा जाऊं, पर जानती हूँ स्वार्थी हूँ मैं, अपनी उलझनों में उलझ कर रह गई हूँ, पर अब कभी कभी आपको जरूरत है मेरी, पर कहीं नहीं हूँ मैं, बस अचंभित हूँ आप ये कैसे करते थे, अपनी सीमित साधनों में हमारी खुशियाँ कैसे भरते थे, बस प्रार्थना करती हूँ आप स्वस्थ रहो सदा, हाथ बना रहे सिर पर आपका ये चाहती हूँ मैं, सच है पापा, अब आपको बहुत याद करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत इमोशनल है। यस, जब मैंने अपने मतलब इट इज एक्चुअली ट्रू फीलिंग, बेसिकली पेन डाउन। एब्सोल्युटली कविता। ऐसे ही एक मेरी सन के लिए मैंने पोएम लिखी थी। अभी नाउ ही इज 25 इयर्स ओल्ड, हैज गॉन अब्रॉड फॉर स्टडीज। ओके। तो उसके बर्थडे जब 25 इयर्स का वो हुआ तो मैंने उसमें लिखा था। ये एक्चुअली डेडिकेटेड है टू ऑल द मदर्स हु हैव ग्रोन अप सन। जैसे कुछ दिन पहले ही तुम्हारा नन्हा सा हाथ मेरी मुट्ठी में आया था, जैसे कुछ दिन पहले ही वो निश्चल मुस्कान से तुमने मेरा दिल चुराया था, पता नहीं कहाँ निकल गया वो समय पंख लगाकर, याद है वो दिन जब तुम्हारे आने से जीवन फिर मुस्कुराया था, वो नन्हे नन्हे कदमों से ठुमक ठुमक कर चलना, वो छोटे छोटे हाथों से मेरे गाल पकड़ना, पापा के कंधे पर चढ़ना और दीदी को बारबी के लिए झगड़ना, कभी ट्रैक्टर चाहिए था, कभी बेब्लेड की जिद थी, घर में तब टॉम एंड जेरी और शिनचैन की आवाज बुलंद थी, टॉय गन्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स घर में बिखरे रहते थे, मैकडॉनल्ड का हैप्पी मील विश लिस्ट में रहते थे, कितना अच्छा होता था वो बर्थडे सेलिब्रेशन, बैलून से घर सजाना, रिटर्न गिफ्ट्स एंड पार्टी ड्रीम प्रिपरेशन। बस यही कहना है बेटा तुमसे, सही राह पर चलना, घर कभी जरूरत पड़ी पाओगे साथ हमें, जिंदगी की राहों पर चलो सतर्क कदमों से, खुशियों से भरी जिंदगी हो, यही प्रार्थना है ईश्वर से। ये कुछ इसमें बीच के कुछ और मिस है मेरे वर्ड्स, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी पोएम्स है मेरी, तो मैंने आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन। ओके ओके, अब पूरी पढ़ने के लिए तो हमें बुक लेनी पड़ेगी कविता, और उसके थ्रू एब्सोल्युटली। डॉटर के लिए और है, वो बोलना चाहती जी हूँ। प्लीज तो प्लीज। हाँ जी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये कविताएं बहुत पसंद आ रही है, अपने आप को आप इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी रिलेशन के ऊपर अभी तक कविता ने हमें पंक्तियां सुनाई है, मदर फादर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे, और उनके साथ जो रिश्ता होता है वो सबका लगभग कविता सेम होता है, रिश्ता वो सेम इमोशन सेम अटैचमेंट होता है, तो हम उसको फील कर सकते हैं। जो अपने फादर के साथ लाइन्स बताई वो सबके पिता करते हैं, एक बेटे के लिए फीलिंग आती है मदर के मन में, वो सबके मन में आती है, तो ये चीज आई एम श्योर हम सब कनेक्ट फील कर रहे हैं। मैं अपने आप को कनेक्टेड फील कर रही हूँ, मुझे लगता है 40 के पार वाली जो है वो कुछ सालों के बाद मैं उसको भी रिलेट करना शुरू करूंगी। जिस भी ग्रुप में ये 40+ के लिए शेयर किया, हर किसी ने उसको फील किया कि जैसे उनकी कहानी मैंने लिख दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी आप सुनाइए। लगता है जैसे कल ही की बात है, वो अपनी नन्ही सी मुट्ठी में मेरी उंगली को दबा लेना, वो घुटनों पे चलना और किलकारी से घर को गुजार देना, रात को जागना और फिर खुद गहरी नींद सो जाना, तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट से सारी थकान का भूल जाना, लगता है जैसे कल ही की बात है, वो सारे खिलौनों का ढेर
फिर भी एक और बारबी के लिए जिद, किचन सेट में चाय बनाकर गुड़िया का मेकअप करती तुम खुद, स्कूल का पहला दिन और आंखों में आंसू लिए डरती हुई तुम, कैसे छोड़ दूं अकेले तुमको, डर तो इधर भी नहीं था कम, लगता है जैसे कल ही की बात है, फैंसी ड्रेस के लिए तुम्हें सजाना, एग्जाम आने पर पढ़ाना, स्कूल से लौट कर आने पर तुम्हारा छोटी छोटी कहानियां सुनाना, कंपटीशन में मेडल जीत के आना, लगता है जैसे कल ही की बात है, लगता है जैसे कल ही की बात है, जो तुमने शेयर की अपने कॉलेज की हर कहानी, क्योंकि उसने भी MBBS किया है, जो तुमने शेयर की अपने कॉलेज की हर कहानी, लगा जैसे दोबारा जी ली मैंने अपनी जिंदगानी, कहाँ समय पंख लगाकर उड़ गया, मेरी छोटी सी परी एक मजबूत अस्तित्व बन गया, बस यही प्रार्थना है ईश्वर से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे, जो करना चाहो वो कर सको, इतना तुम्हें सशक्त करे, लगता है जैसे कल ही की बात। बेसिकली तो मैं बस यही कह सकती हूँ, ये पोएम जब मैंने लिखी कि वक्त की किताब के जब पन्ने पलट कर देखा, वक्त की किताब के जब पन्ने पलट कर देखा, कुछ यादें थी, कुछ लम्हे थे, कुछ जज्बात अल्फाजों में ढल गए, और यही लफ्ज जब स्याही में ढले तो खुद एक किताब बनी। अरे वाह, क्या बात है। वाह कविता, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। एक समा सा बांध दिया आपने पूरे प्रोग्राम में कविताओं का। बस मुझे बस दिल से निकले हुए शब्द हैं, और बहुत सारी ऐसी दिल को छू लेने वाली चीजें हैं, कुछ कॉमेडी भी हैं, जो आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं, आप चाहो तो मैं उसमें से पोएम आपको सुना सकती हूँ जो थोड़ी सी आपको अलग लगेगी। एक बहुत रोमांटिक पोएम है, प्लीज सुनाइए, 2 पंक्तियां जरूर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको अभी तक सुनी हुई कविताओं में से कौन सी पंक्ति बहुत पसंद आई है, किसी आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने किस पंक्ति, किस कविता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया और वही इमोशंस फील किए जो कि कविता, डॉक्टर कविता हमें बताना चाहती थी, हम तक ले आना चाहती थी। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। So this is my poem to an important person in my life. True feelings, pen down, direct दिल से है ये poem. When I don't see you, my heart skips a beat. When I don't see you, my heart skips a beat. Your presence is such a wonderful treat. Without you, I can't do anything, dear. Your absence is difficult to bear. I don't feel hungry if you are not here. Speed of life suddenly comes to slow gear. I am really sorry if I hurt you. It's me who is wrong, not you. I am really sorry if I hurt you. It's me who is wrong, not you. Oh, my dear Bai. Oh, my dear Bai. You can't imagine how important you are for me. Just praying to God to bring back my happiness. ये जब मेरी बाई छुट्टी पे चली गई थी तो उसके लिए मैंने लिखी। ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी लाइफ का पार्ट है। एब्सोल्युटली कविता। ओके, सो कविता, आपने हमें सीरियस किया, इमोशनल किया, अब आपने हमें हंसाया है अपनी कॉमेडी, अपनी कविताओं के थ्रू। आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा, क्या वो वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, कविताओं में मैं खोई, बहुत ज्यादा आप अपने इमोशंस को कन्वे करने में काफी माहिर हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक्सप्रेस करने में काफी ज्यादा माहिर है। अभिव्यक्ति अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अब सामने वाले को कनेक्ट कर पाती है, वो शब्द यूज करती है कि वो सीधा उस तक पहुंचती है वो चीज। वो कॉमन लैंग्वेज यूज करने से ना मुझे भी लगा कि जो इंग्लिश मैंने यूज की ना, कि जैसे मैं बात कर रही हूँ अपने दिल की, हम 2 लोग आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। सो कविता, कभी ऐसा हुआ कि कोई पंक्ति लिखने में, पोएम लिखने में आपको कोई चैलेंज आया हो, आप रुक गए हो? इन सभी कविताओं में से कोई एक ऐसी पंक्ति लगी कि यहाँ समझ नहीं आ रहा अब क्या लिखना चाहिए? हाँ जी, ये डिफिकल्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पोएम लगी वो थी शुद्ध हिंदी वाली। उस दिन हिंदी दिवस, मैंने बहुत सारी पोएम्स ऐसी लिखी हुई हैं जो इस बुक में भी हैं, जो किसी पर्टिकुलर डे पर हैं, जैसे फीमेल जो विमेंस डे होता है 8 मार्च, तो उसमें कैरियर के लिए, या वुमेन सेंट्रिक पोएम्स हैं बहुत सारी वुमेन पावर के ऊपर, तो वैसे ही हिंदी दिवस था तो आई ट्राइड टू राइट इन हिंदी, सो दैट वाज अ चैलेंज एक्चुअली टू राइट इन प्योर हिंदी। तो कुछ तो वैसे मेरी हिंदी अच्छी है बिकॉज आई बिलोंग टू MP, तो मैंने उसको लिखा, पर कुछ वर्ड मुझे लगा नहीं ये प्योर हिंदी नहीं बन रही है, तो देन आई हैव टू गूगल फॉर सर्टेन वर्ड्स एक्चुअली, तो इट इज डिफिकल्ट टू रीड एक्चुअली जब पढ़ेंगे, लेकिन वो एक आप जब पढ़ेंगे तो वो बहुत शुद्ध हिंदी है उसमें एक्चुअली। ओके, नहीं वो भी जरूरी है, एक एक्सपेरिमेंट हो गया जैसे आपने इंग्लिश का एक्सपेरिमेंट किया, वो शुद्ध हिंदी का भी एक
शुद्ध इंग्लिश में कुछ लिखी, कुछ मिक्स लिखी, और कुछ एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मैंने लिखी है। प्रकृति के ऊपर है वो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो उषा की पहली किरण उसमें मतलब बिल्कुल हिंदी के शुद्ध उसमें वर्ड्स यूज किए गए, वो जरूर तो आप पढ़िएगा। नेचर की ब्यूटी को आप कैसे देखते हो और फिर कैसे आपने कविता में ढाला, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए नेचर, पहली बात तो यह है कि हमारा शरीर ही नेचर से बना हुआ है। हम कहते हैं ना 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, आपने सुना होगा कि वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, एयर, ये 5 तत्व हैं, और इन्हीं से हमारा जल और अग्नि, आकाश, हवा और वायु, इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बना है। तो एक तो नेचर हमारे अंदर ही है, जिनसे हम खुद बने, कहते हैं ना मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी में ही जाना है, तो वो बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, इसकी खूबसूरती, मैं एक बहुत नेचर लविंग पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा नेचर से है। मैं, आप कह लीजिए यदि मुझे बीच पर जाना, मुझे बीच बहुत पसंद है, तो मैं घंटों बीच पर बैठकर वो जो लहरों का, लोगों को शोर लगता होगा, बट आई लव एंड आई फाइंड इट म्यूजिक बेसिकली। आई कैन सिट देयर एंड कैन हियर दैट वेव्स फॉर आवर्स टुगेदर। मैं बैठ के देख सकती हूँ। आप इमेजिन कीजिए, वाइट सैंड है, उस पर नीले रंग के पानी में खूब जोर से आती हुई लहरें हैं, आप अकेले बैठे हो और सामने आपके सूरज ढल रहा है। सो आई लव दैट एक्चुअली। एक दूसरा, मुझे पक्षी, जैसे अभी मेरे घर के पास में गार्डन है, मैं मॉर्निंग में जब वहां जाती हूँ और यदि आप ध्यान से सुनो, इतने सारे पक्षी बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से कन्वर्स कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस। बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको लगता है कि दिस इज फाइनल लाइफ। ये जो हमारी रोजगार की काम है, कॉम्पिटिशन्स हैं, जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं, ये है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। बट जब आप नेचर को अपने सराउंडिंग देखते हो तो ऐसा लगता है, जैसे मैं जब रोहतांग वगैरह गई, तो जो माउंटेन्स हैं, जो उनका एक विकराल रूप है पहाड़ों का, उसके आगे हमें महसूस होता है इसमें है ही क्या, एक बहुत छोटा सा वर्ष में। तो वो जो नेचर है वो समथिंग की, वी बिलोंग टू दैट एक्चुअली। मिट्टी से निकले हैं, मिट्टी में ही जाना है, नेचर से ही बने हैं हम सब। बहुत अच्छा हुआ, पहाड़ों के पीछे का सूरज, लहरें, बस वही एक्चुअली जिंदगी वही है। आप उस लम्हों को महसूस कर सको तो वो जिंदगी है। बिल्कुल। कविता, आपने अपनी कविताओं के अंदर, अपनी पंक्तियों में कुछ ऐसे अनदेखे पलों के बारे में भी जिक्र किया है जो इग्नोर्ड हो जाते हैं, जो नेग्लेक्टेड रहते हैं, उस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो अनदेखे पल कौन से हैं आपके अकॉर्डिंग? वो कौन से पल हैं और आपने उनको कैसे कविता में पिरोया? वही वो अनदेखे पल है। जैसे मैंने आपको अपनी जो पोएम्स बताई ना, तो जब मैं जी रही थी जिंदगी, मतलब वो जब पलों को जी रही थी, जब मैं छोटी थी, तो वो रूटीन लाइफ थी। जब मेरे बच्चे हुए, मैंने उनके लिए वही किया, वही ट्यूशंस, वही तैयारियां, वही कॉम्पिटिशन्स तैयार करवाई, वही साइंस फेस्ट के लिए तैयार किया उनको। उस समय वो जीते हुए पल अनदेखे थे। वो मतलब उनको महसूस इस तरीके से नहीं किया था। लेकिन आज जब अभी 3-4 साल पहले मैंने उन पोएम्स को लिखा, तो मुझे लगा कि सारे पल थे जो मैं उस समय वैसे महसूस नहीं कर पाई थी, जो मैंने लिखकर अब महसूस किया है। और अब मैं जब खुद अपनी पोएम्स को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं दोबारा से फिर वही जिंदगी जी रही हूँ। मेरे घर में लिविंग रूम में एक फोटो लगी है जिसपे मेरे पापा की गोद में मैं हूँ 3-4 साल की, और साथ ही एक फोटो लगी हुई है जिसमें मेरी डॉटर 3-4 साल की मेरी गोद में है, और उसके साथ ही वो लगी है जिसमें मेरी डॉटर अब शी इज नाउ 27। तो बस उन 3 फोटोज को देख के मुझे लगता है यही जीवन चक्र है, और इसी के सारे पल हैं जो हम जीते हुए महसूस नहीं करते, जब सोचते हैं तो महसूस करते हैं, और उसको यदि कागज पे किया तो वही कविता हो गई। उन पलों को हम बार-बार जी सकते हैं। फिर एब्सोल्युटली जीते हो अनदेखे पल। कविता, रिलेशनशिप्स के बारे में आप क्या सोचती हैं? कैसे डिफाइन करेंगी रिलेशनशिप को? ह्यूमन रिलेशनशिप इज ट्रेजर ऑफ लाइफ एक्चुअली। देखिए, हेल्थ के आपने भी सुना होगा कि निरोगी काया जो है वो पहला सुख कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जी। निरोगी काया से जो मेरा परसेप्शन है और एक्चुअल जो है भी ना, हम काया मींस फिजिकल हेल्थ को मानते हैं। तो फिजिकल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही कि बीमार हो गए तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, और या प्रोफाइलेक्टिक हमें यूज करना चाहिए, मतलब कि हम बीमार ना हो उसके लिए चीजें। पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो है, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। जब आप कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग में हो तो तब उसको हेल्थ कहते हैं। तो जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड है।
तो जब आपके साथ ऑनेस्ट और हैप्पी रिलेशनशिप में आप हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगी कि हम सोशल रिलेशनशिप्स को और फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके प्रति हमारा प्राइमरी उत्तरदायित्व होता है, जो हमारे फर्स्ट सर्कल में आते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, और उसके बाद होते हैं हमारे फ्रेंड्स, फिर हमारे कलीग्स। और इन सबके साथ जब अच्छा आपका संबंध होता है, अच्छे होते हैं, तो आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होती है। देन यू कैन एंजॉय व्हाट यू हैव एक्चुअली। if you are mentally not healthy, if you are not having good relationship to share, then after having each and everything you can enjoy life if you are not having good relationship। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, हम चूज करें कुछ रिलेशनशिप और उनमें आगे बढ़ें। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि खुद का खुद से रिश्ता भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लव योरसेल्फ आल्सो। जब क्योंकि यू कांट गिव अदर्स व्हाट यू डोंट हैव। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, जब यू डोंट हैव पॉजिटिविटी इन यू, सो यू कांट स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, यू कांट स्प्रेड थिंग व्हिच यू डोंट हैव। सो बी इन लव विद योरसेल्फ टू। उसके बाद में फिर आप बाकी सारे रिश्तों को भी अच्छे से निभा पाओगे। बी असर्टिव, डोंट बी एग्रेसिव और सबमिसिव। राइट टाइम पर राइट बात कहना पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हेल्दी बाउंड्री रिलेशनशिप्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छी और सुखद जिंदगी जीते। इसके लिए मैंने कुछ 1-2 लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको भी वैसे ही बताना चाहती हूँ। प्लीज। जहां तक हो सके रिश्तों को निभाइए, जहां तक हो सके रिश्तों को निभाइए, पर खुद से खुद का भी रिश्ता बनाइए। नहीं चल सकेंगे ज्यादा दूर खुद को पीछे छोड़कर, नहीं चल सकेंगे ज्यादा दूर खुद को पीछे छोड़कर, सही साथ चुनिए और कदम मिलकर बढ़ाइए। खुद से खुद का भी रिश्ता बनाइए। So good relationships with yourself and with your loved ones is necessary to enjoy them. Absolutely, I totally agree with you. Self love, अपने आप से प्यार करना, अपने आप के साथ रिलेशन, पहले अपने साथ रिलेशन बनाइए, फिर आप अच्छे से निभा पाएंगे अपने अदर रिलेशंस को। बिल्कुल, डेफिनेटली। कविता, आई एम श्योर इस तरह कविताएं लिखना, पंक्तियां लिखना, पोइट्री लिखना एक राइटर के लिए एक थेरेपी का काम करते होंगे, एक मेडिटेशन का काम करते होंगे। सारा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स हम लिख कर, राइटिंग करके और अच्छे से इसको डिस्ट्रेस कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ जी, यू कैन से therapy is actually for I think disease, so we can say is a prophylactic therapy. Okay. ये प्रोफाइलैक्सिस है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि जब हम बीमार होने के पहले ही जैसे वैक्सीनेशन ले लेते हैं या कुछ चीज ले लेते हैं, तो इट्स प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। और स्पेशली जैसे जब आप कभी अकेले हो, मैंने पहले भी कहा कि ये सबसे अच्छे दोस्त है आपके, पेन और पेपर। यदि आपको आती है लिखने की तो आप कभी अपने आप को अकेले नहीं महसूस करोगे। या तो आप रीड करते हो या राइट करते हो, तो ये दोनों चीजों में आपको अकेलापन कभी नहीं महसूस होगा। सो इट्स अ थेरेपी, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी, जो आपको आइसोलेट नहीं होने देगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेगी। तो अभिव्यक्ति है, और इसमें आपको यदि कुछ चीजें आपकी चीजें नहीं कह भी सकते तो आप बस पन्नों पे लिख दीजिए, स्याही में उतार दीजिए, फिर बाद में उसको रिफाइन करके यू कैन कंपाइल आल्सो। बिल्कुल। डॉक्टर कविता, जैसे अगर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस जर्नी का, इस पर्टिकुलर इस बुक को लिखने का जो आपका पूरा सफर रहा है जर्नी का, तो इसमें सबसे यादगार सफर, यादगार हिस्सा कौन सा रहा होगा, यादगार पल कौन से रहे इस बुक को लिखने के? इसमें सबसे यादगार पल मेरा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने जब पापा के लिए पोएम लिख के उनको शेयर की, तो वो बहुत ही यादगार पल था मेरे लिए, क्योंकि वो उनका फोन आया मुझे जब मैंने अपने पापा मेरे ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं है, मम्मी मेरी बहुत एक्टिव है, तो मैंने अपने फैमिली ग्रुप में पोएम डाली, फिर मेरे पापा को पढ़वाई मम्मी ने, तो वो बहुत ही इमोशनल पल था मेरे लिए। दूसरा एक पोएम इसमें मैंने लिखी है एम्प्टी नेस्ट। तो मेरा सन अभी बाहर गया है स्टडीज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वो जो फीलिंग्स थी एम्प्टी नेस्ट की, वो जब मैं लिख रही थी तो रियली आई हैव टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज वो मैं वैसे किसी को, हम बात कर लेते थे, मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, उनके भी बच्चे वगैरह बाहर गए हुए हैं, तो हम आपस में बात करते थे कि हाँ अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा है। पर जब मैं वो शब्दों में लिखने लगी तो मतलब वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट दैट फॉर मी, कि जो मैं सोच रही थी वो मेरे आगे कागज पे था। तो
बहुत सारे ऐसे पल हैं, कुछ पल याद आते हैं कि वो कैसा था बचपन, और भी फ्यूचर में पता नहीं हम वहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएगा, या व्हाटएवर जैसे भी होंगे, बट एम्प्टीनेस जब मैं लिख रही थी तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। और उसके पहले एक और था कि जब वो जाने वाला था और वो कह रहा था कि मुझे जाना है, तो मैंने एक पोएम लिखी थी उसके लिए कि ममा व्हाई कांट आई गो, तो उसके ऊपर एक पूरी पोएम मेरी लिखी हुई है। तो व्हाई कांट आई फ्लाई, कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टाइम है, थोड़ा बड़े हो जाओ। तो ये सारे पल थे जो सच के मेरे जज्बात थे, जिन्हें मैंने लिखा पेपर में, और हर चीज को इन सबको लिखते हुए सचमुच में मतलब दिल भर आया। जी बिल्कुल। ओके, सो नाउ कविता, अब हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? यस यस। मेरा पहला सवाल है आपसे, जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगी? बचपन। बचपन, ओके। इसमें एक पोएम भी है, बचपन की गलियों से, बिल्कुल वही। डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड। I am a very positive person, vibrant. I want to live my life to the fullest. Okay. अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? राइटर। ओके, एज एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू? पॉजिटिविटी। ओके। जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? फिर मैं किसी और राइटर को पढ़ती हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल, तो और किसी के कुछ वर्क पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने बचपन से हरिवंश राय बच्चन और बाकी सारे भी पढ़े हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, रश्मि रथी फ्रॉम रामधारी सिंह, तो हर चीज से अमृता प्रीतम माय फेवरेट। हिंदी लिटरेचर काफी पढ़ा है मतलब आपने? बहुत ज्यादा हिंदी लिटरेचर ज्यादा पढ़ा है, और इंग्लिश के भी सिडनी शेल्टन, अगाथा क्रिस्टी से लेकर सारा पूरा पढ़ा हुआ है। ओह माय गॉड, आपको इतना टाइम कैसे मिलता था? मेडिकल फील्ड में आप हैं, कैसे निकालते थे टाइम? नहीं, टाइम मेरे को एक्चुअली अभी पिछले 4-5 सालों से मिला है। पहले स्कूल में तब करती रहती थी, और अभी फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब बिजी हो गए, मतलब अपने अपने पढ़ाई में बिजी हो गए, तो इवनिंग्स आर फ्री, तो बस फिर वो टाइम मिला जिसे मैंने पॉजिटिवली लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया। ओके, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो पीठ पीछे भी आपका साथ दे, और मुंह पर आपके बारे में आपको बताए कि ये गलत है या ठीक है, लेकिन कभी और लोगों के सामने पीठ पीछे उसको बात करना हो तो वो आपको सपोर्ट करे। ऑलराइट, ओके, ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है। आपने सारे सवालों के आंसर बहुत अच्छे से दिए। आगे बढ़ते हुए मैं पूछूंगी कि आपकी बुक के लिए आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा रिव्यूज मिल रहे हैं आपके रीडर्स के थ्रू? मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड्स सबने ली, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स उन्होंने ली, दे आर कांग्रेचुलेटिंग मी, और सबका यही कहना है कि इसमें मोस्ट ऑफ द पोएम्स के साथ में ना वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे तो मैंने लिख दिया हो, उनकी भावनाओं को मैंने किताब में बना दिया, पन्नों पे स्याही में डाल दिया है। बहुत अच्छा रिस्पांस। कविता, आई एम श्योर आपसे जितनी हमने बातचीत की है, हमारी ऑडियंस जो सुन रही है आपसे जरूर कनेक्ट होना चाहेंगी, आपसे पर्सनली पूछना चाहेंगी, आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगी। सो एनी कांटेक्ट डिटेल जो आप उनके लिए शेयर करना चाहें? हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये जो आप इस पे शो हो रहा है, kavita.srivastava.46, दे कैन कनेक्ट मी हियर। सो फ्रेंड्स, आप कविता से कनेक्ट हो सकते हैं, इनका कांटेक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, हम चैट बॉक्स में भी एक बार इसको, कमेंट सेक्शन में भी एक बार हम पुट करेंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। कविता, अगर हम आज आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? बिल्कुल, 20% डिस्काउंट आज के मेरे रीडर्स के लिए मेरी तरफ से। ओके फ्रेंड्स, कविता की बुक पर 20% का डिस्काउंट है, सो इस डिस्काउंट को यूटिलाइज कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, इस बेहतरीन किताब को खरीदिए, डिस्काउंटेड रेट पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए है, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए है, तब तक ये डिस्काउंट रहेगा। आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदिए, आप पढ़िए, फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए, आप सब इनसे कनेक्टेड फील करेंगे और शायद आप अपने उन मोमेंट्स को दोबारा से जी सके, दोबारा से रिलीव कर सके, आई एम श्योर। और इसके रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा अमेज़न के। All right. So now, Kavita, any future plans regarding your writing? हाँ, अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं वुमेन सेंट्रिक शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ। Maybe with God's grace next year it will be ready for publication. All right, all right. By me, family, friends, short stories. Okay. So probably by
next year it will be ready to publish. बडिंग ऑथर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल कि नेवर स्टॉप. जो राइटर्स ब्लॉक है उसको हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर. जो मन में जो भी आपको लगता है कि लिखना है, जिस समय ख्याल आ रहा है उस समय लिख लीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो वो ख्याल गुम हो जाता है. तो जब भी लगे कि राइटर्स ब्लॉक हो रहा है तो भी आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू करिए राइटिंग को. एंड वन डे आई एम श्योर ऑल ऑफ यू जो बडिंग राइटर्स हैं विल बी अ पब्लिश्ड ऑथर. ऑलराइट, कविता आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आपने भी इस प्लेटफॉर्म को, इस डिस्कशन को पसंद किया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा. हमने आपकी जो कविताएं सुनी है, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही मोटिव है इस बुक को लिखने का कि आप लोगों से जुड़ सके और उन तक अपनी भावनाएं पहुंचा सके. जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी टीम से, हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो? मैं ये फिर ऑडियंस से भी यही कहूंगी कि नेवर स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो वो बिल्कुल सही है. अपना आप पैशन कुछ बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, परस्यू कीजिए उस हॉबी को. राइटर है तो लिखिए, जो भी आपको करना है कीजिए. लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. ह्यूमन लाइफ बार बार नहीं मिलती, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए. अच्छे रिलेशनशिप बनाइए. और या एक गाना है ना, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. वो बिल्कुल परफेक्ट है. वर्ड है, nothing is impossible. Impossible itself says I am possible. So yes. इसी बात को याद रखिए. So बस यही कहना है कि never stop. थैंक यू सो मच कविता, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हमें देने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Very nice experience for me too also. Thank you to this day. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया डॉक्टर कविता के साथ. उनकी किताब के थ्रू जिस तरह से उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस आप तक व्यक्त किए, आपने अपने आप को कनेक्टेड फील किया होगा. बहुत सारी कविताएं उन्होंने बोल करके सुनाई, कविताएं पढ़ के सुनाई हमारे सामने. बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके. आई एम श्योर जो आज का जो सेशन था, आज का जो प्रोग्राम था, वो कवितामय हो गया था, क्योंकि आज की हमारी ऑथर भी कविता थी जिन्होंने बहुत सारी कविताएं हमें सुनाई. सो मिलते हैं आपसे एक बार फिर से अगले सेशन में. मिलेंगे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ, एक और नए डिस्कशन के साथ. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, आज आपने भी एंजॉय किया है और बहुत कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद.